हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? हेलो बच्चों, उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और सभी ने ई विद्या ऐप डाउनलोड कर लिया होगा। उस पे से जो आपकी जो क्वेश्चंस हैं, आपके जो नोट्स हैं, आप उसमें से ले सकते हैं। और आज हम टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं मनुष्य में रोग के बारे में। लेकिन रोग से पहले हमें दो चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि स्वास्थ्य क्या है, यानी कि हेल्थ क्या है, और रोग यानी कि डिजीज़ क्या है। तो जो हेल्थ है, तो हेल्थ की जो डेफिनेशन है वो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनुष्य की मानसिक, शारीरिक और सामाजिक स्वास्थ्य की पूर्ण रूपेण कुशलता की जो अवस्था होती है वो स्वास्थ्य कहलाती है, न केवल रोग की अनुपस्थिति। यानी कि स्वास्थ्य का मतलब क्या है? रोग की अनुपस्थिति तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ रोग की अनुपस्थिति प्लस मनुष्य की मानसिक, सामाजिक और शारीरिक स्वास्थ्य की पूर्ण रूपेण कुशलता की अवस्था स्वास्थ्य कहलाती है। यानी कि स्वास्थ्य के मतलब है कि उसमें रोग भी नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ वो सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से मनुष्य जो होता है वो स्वस्थ होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं स्वास्थ्य WHO के अनुसार। और जो डिजीज है यानी कि रोग है, इसका मतलब क्या है कि मनुष्य के सामान्य प्रकारों, जो सामान्य प्रकार है उसके सामान्य प्रकारों में बाधा उत्पन्न करने वाली स्थिति, कंडीशन या स्थिति क्या कहलाती है? रोग कहलाती है। यानी कि मनुष्य में जो सामान्य कार्य है, प्रकार है, उनमें जो बाधा उत्पन्न करने वाली कंडीशन है, स्थिति है, हम उसको क्या बोलते हैं? रोग बोलते हैं। तो अब जो मनुष्य में रोग हमें पढ़ने हैं, वो मनुष्य में रोग दो प्रकार के होते हैं बेसिकली। एक जन्मजात रोग, इसको बोलते हैं कॉन्जेनाइटल डिजीज, और दूसरे होते हैं उपार्जित रोग यानी कि एक्वायर्ड डिजीज। वे रोग जो जन्म से उपस्थित होते हैं वो कहलाते हैं जन्मजात रोग यानी कि कॉन्जेनाइटल डिजीज, और जो जन्म के बाद विकसित होते हैं, जन्म के पश्चात विकसित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एक्वायर्ड रोग यानी कि उपार्जित रोग यानी कि एक्वायर्ड डिजीज। तो डिजीज दो प्रकार की होती है, जन्मजात यानी कि जो जन्म से प्रेजेंट होती है, जो बच्चे के जन्म के समय से ही प्रेजेंट होती है, उसे हम बोलते हैं जन्मजात यानी कि कॉन्जेनाइटल डिजीज, और जो जन्म के पश्चात विकसित होती है किसी भी कारण से, हम उसे बोलते हैं एक्वायर्ड डिजीज। इसके एग्जाम्पल है डाउन सिंड्रोम, जो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, और अन्य प्रकार के सिंड्रोम्स। और जो उपार्जित रोग है वो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं संक्रामक या संचरणीय रोग, यानी कि कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस।
डिजीज, और दूसरे होते हैं असंक्रामक और असंचरणीय। रोग यानी कि नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, वे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से, इन्फेक्टिव पर्सन से स्वस्थ मनुष्य में, हेल्दी पर्सन में पहुंचते हैं, ट्रांसफर होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं संक्रामक और संचरणीय रोग। और जो एक संक्रमित व्यक्ति से, एक रोगी से दूसरे स्वस्थ मनुष्य में नहीं पहुंचते हैं, नहीं ट्रांसफर होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं असंक्रामक और असंचरणीय रोग। अब जो संक्रामक डिजीज है वो अनेक प्रकार की होती हैं। पहली है जीवाणु रोग। वे रोग जो किसी पैथोजन, जो जीवाणु पैथोजन होता है उसके कारण होते हैं। अब पैथोजन को हम हिंदी में रोगाणु बोलते हैं, तो पैथोजन क्या होता है, पैथोजेनेसिस क्या होती है? कोई भी जीव जो किसी मनुष्य में, किसी जीव में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में रोग उत्पन्न करता है, उसे हम रोगाणु यानी कि पैथोजन कहते हैं, और उसके द्वारा रोग उत्पादन को हम पैथोजेनेसिस यानी कि रोग उत्पादकता कहते हैं। तो कोई भी रोग जो उत्पन्न करने वाला रोगाणु होता है वो किसी भी ग्रुप से संबंधित हो सकता है। वो जीवाणु भी हो सकता है, वो विषाणु भी हो सकता है, वो प्रोटोजोन हो सकता है, वो हेलमिंथिस हो सकता है, वो कवक हो सकता है। तो अनेक प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिजीज उत्पन्न करते हैं। सबसे पहला है जीवाणु रोग। वे रोग जो जीवाणुओं द्वारा होंगे वो क्या कहलाएंगे, जीवाणु रोग। जैसे निमोनिया, और टाइफाइड, और अनेक रोग जीवाणु से होते हैं। दूसरे विषाणु रोग जो विषाणु से होते हैं, जैसे कॉमन कोल्ड, साधारण जुखाम जो होता है वो कॉमन कोल्ड, एड्स और अनेक प्रकार के फीवर्स जो होते हैं वो विषाणुओं द्वारा हो सकते हैं। इसके अलावा जो प्रोटोजोआ डिजीज है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मलेरिया और अमीबिएसिस। इसके बाद है हेलमिंथिस, हेलमिंथिक रोग, जैसे एस्कैरिएसिस, फाइलेरिएसिस यानी कि जिसे हाथी पांव बोलते हैं, और कवक रोग यानी कि फंगल डिजीज जैसे रिंगवॉर्म। असंक्रामक रोग एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति में नहीं पहुंचते हैं, और ये अनेक प्रकार के हो सकते हैं। जैसे पहला है कुपोषण संबंधी। कुपोषण संबंधी रोग जिसमें किसी रोगी को किसी चीज की कमी के कारण कोई रोग होता है, जैसे बेरी है इसका एग्जाम्पल, विटामिन बी के कारण बेरी, स्कर्वी विटामिन सी के कारण, और अनेक डिजीज होती है, मैरेस्मस प्रोटीन की कमी के कारण, और अनेक डिजीज होती हैं। इसके अलावा जो दूसरा है वो है डीजेनरेटिव डिजीज। डीजेनरेट का मतलब नष्ट हुआ कुछ या कुछ किसी में कमी, डीजेनरेटिव रोग जैसे हृदय रोग। और तीसरी होती है एलर्जी, और लास्ट है कैंसर। एलर्जी को हम डिटेल में थोड़ा सा इम्यून सिस्टम में यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र में पढ़ते हैं।
कैंसर भी हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो एलर्जी वास्तव में क्या होती है कि हमारे प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि इम्यून सिस्टम की हाइपर सेंसिटिविटी होती है, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा जब हमारा इम्यून सिस्टम काम करने लगता है किसी सामान्य पैथोजन के खिलाफ, सामान्य एंटीजन के खिलाफ, तब हम उस कंडीशन को एलर्जी बोलते हैं। और कैंसर में जो माइटोसिस डिवीजन होता है वो अनकंट्रोल हो जाता है, अनियंत्रित हो जाता है, जिसको हम अलग से पढ़ेंगे। तो ये दो प्रकार के डिजीज होते हैं, जो जन्मजात होते हैं, जो जन्म से उपस्थित होते हैं वो जन्मजात कहलाते हैं, जो जन्म के बाद विकसित होते हैं वो एक्वायर्ड डिजीज कहलाते हैं। जन्मजात के एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम है, जन्म के पश्चात जो विकसित होते वाले जो डिजीज है उन्हें हम उपार्जित रोग बोलते हैं। इसके बाद जो एक्वायर्ड डिजीज है वो दो प्रकार की हो सकती है, संक्रामक और संचरणीय, यानी कि जो एक स्वस्थ मनुष्य में ट्रांसफर हो जाती है किसी संक्रमित पेशेंट से, रोगी से, उसे हम संक्रामक या संचरणीय रोग बोलते हैं। और जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर नहीं होते उन्हें हम असंक्रामक और असंचरणीय रोग बोलते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज जीवाणु से भी हो सकती है, जीवाणु रोग हो सकते हैं, जैसे निमोनिया, टाइफाइड है, विषाणु से कॉमन कोल्ड और अनेक डिजीज है। प्रोटोजोआ से मलेरिया है, अमीबियासिस है, हेलमिंथिक जो होते हैं वो एस्केरिस फाइलेरियसिस, और कवक से होने वाले रोग रिगवॉर्म है। असंक्रामक या असंचरणीय रोग जो होता है कुपोषण संबंधी हो सकता है, जैसे बैरी, डिजेनरेटिव रोग हो सकता है जैसे हृदय रोग, और एलर्जी जो हमारे इम्यून सिस्टम का हाइपर सेंसिटिविटी होती है, जरूरत से ज़्यादा काम करने लगता है, और कैंसर जो अनकंट्रोल्ड माइटोसिस डिवीजन होता है। अब इसके बाद जो हमको पढ़ना है, हम सबसे पहले मलेरिया के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटोजोन रोग होता है, मलेरिया एक द्विपोषदीय और ट्राइफेजिक, द्विपोषदीय यानी कि डाइजेनेटिक और ट्राइफेजिक मतलब तीन अवस्थाओं वाला एक प्रोटोजोन होता है जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। और द्विपोषादिक और एक पोषदीय का मतलब क्या होता है कि जब किसी परजीवी का जीवन चक्र एक ही पोषक में पूर्ण हो जाता। अब हमें सबसे पहले पता होना चाहिए परजीवी और पोषक क्या होते हैं। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपने पोषण के लिए और अपने आवश्यकताओं के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है और उसको अपना पोषण प्राप्त करते समय हानि पहुंचाता है और रोग उत्पन्न कर सकता है, वो परजीवी कहलाता है, पैरासाइट कहलाता है। और जिस ऑर्गेनिज्म से जिस जीव से वो अपना पोषण प्राप्त करता है हम उसे होस्ट कहते हैं, पोषक कहते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म दूसरों से अपना भोजन लेता है, भोजन संबंधी आवश्यकताओं के लिए निर्भर रहता है और भोजन और पोषण लेते समय उसे हानि पहुंचाता है और रोग भी कर सकता है, वो परजीवी कहलाता है। और जिससे वो भोजन प्राप्त करता है, पोषण प्राप्त करता है, उसे हम होस्ट बोलते हैं यानी कि पोषक कहते हैं। अब एक सबसे अच्छा सक्सेसफुल पैरासाइट वो होता है जो अपने पोषक को कम से कम नुकसान पहुंचाए, क्योंकि अगर पोषक सर्वाइव करेगा तो जो परजीवी है वो भी सर्वाइव करेगा। अब जो प्लाज्मोडियम है वो द्विपोषादिक होता है, द्विपोषदीय होता है इसका जीवन चक्र। अब जीवन चक्र द्विपोषदीय और एक पोषदीय का मतलब क्या होता है, मोनोजेनेटिक और डाइजेनेटिक। तो ये डाइजेनेटिक होता है। डाई माने दो और जेनेटिक मतलब जेनरा से वर्ड लगा है, यानी कि जब किसी परजीवी का जीवन चक्र दो पोषकों पर निर्भर करता है तब हम उसको बोलते हैं द्विपोषदीय। या हम ये कह सकते हैं कि जब किसी परजीवी का जीवन चक्र दो पोषकों में पूर्ण होता है
तब हम उसे बोलते हैं डाइजेनेटिक यानी कि द्विपोषदीय। और जब किसी परजीवी का जीवन चक्र एक ही पोषक में पूर्ण हो जाता है तब हम उसको क्या बोलते हैं, एक पोषदीय यानी कि मोनोजेनेटिक। तो ये डाइजेनेटिक यानी कि द्विपोषदीय होता है और ये 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। और इसका जो प्राइमरी होस्ट है यानी कि प्राथमिक पोषक, प्राइमरी होस्ट का मतलब प्राथमिक पोषक, और जो दूसरा होता है वो होता है सेकेंडरी होस्ट यानी कि द्वितीयक पोषक। प्राइमरी होस्ट मैन है और सेकेंडरी होस्ट फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है, फीमेल एनोफिलीज मच्छर है। अब लेकिन प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट क्या होते हैं, पहले तो हमें यह समझ में आना चाहिए कि प्राइमरी होस्ट वे होस्ट होते हैं जिसमें परजीवी की लैंगिक अवस्था पूर्ण होती है। तो जिस पोषक में परजीवी की लैंगिक अवस्था सेक्सुअल स्टेज कंप्लीट होती है या उसके जिस उस जीव के अंदर होती है उसे हम प्राइमरी होस्ट बोलते हैं, और जिसके अंदर अलैंगिक अवस्था पूर्ण होती है हम उसे सेकेंडरी होस्ट कहते हैं। लेकिन याद क्या रखना है हमें इसमें कि प्लाज्मोडियम अपवाद है, एक्सेप्शन है कि प्लाज्मोडियम में प्राइमरी होस्ट मैन होता है लेकिन प्लाज्मोडियम की मैन में अलैंगिक अवस्था होती है। और फीमेल एनोफिलीज सेकेंडरी होस्ट है, द्वितीयक पोषक है, लेकिन इसके अंदर प्लाज्मोडियम की अलैंगिक की जगह लैंगिक अवस्था होती है। तो परजीवी वो जो किसी और जीव पर अपनी पोषण के लिए निर्भर होता है, जिस पर वो निर्भर होता है वो पोषक होस्ट कहलाता है। 2 प्रकार के होते हैं सामान्यतः, प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट जिसमें सेक्सुअल स्टेज यानी कि परजीवी की लैंगिक अवस्था पूर्ण होती है, जिसमें अलैंगिक होती है वो सेकेंडरी होस्ट कहलाता है। लेकिन यहाँ पर परजीवी प्लाज्मोडियम के लिए ये अपवाद है कि इसमें रिवर्स होता है, उल्टा होता है कि इसका जो प्राइमरी होस्ट है वो मैन है, लेकिन मैन में मनुष्य में इसकी अलैंगिक अवस्था होती है। कायदे में क्या होनी चाहिए थी, लैंगिक होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर प्राइमरी होस्ट मैन में अलैंगिक अवस्था होती है, जबकि सेकेंडरी होस्ट जहाँ पर एसेक्सुअल यानी कि अलैंगिक अवस्था होनी चाहिए थी वहाँ पर सेक्सुअल स्टेज होती है। अब जो मलेरिया होता है उस मलेरिया में जो मलेरिया होता है वो 4 प्रकार का होता है बेसिकली। मनुष्य में 4 प्रकार का मलेरिया उत्पन्न होता है। पहला होता है सुदम, तृतीयक मलेरिया। सुदम तृतीयक मलेरिया को बैनिंग टर्टेन मलेरिया बोलते हैं और ये प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से होता है, ये इसकी स्पीसीज है। दूसरा है दुर्दम तृतीयक मलेरिया यानी कि मैलिगेंट टर्टेन मलेरिया जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम से होता है, और ये सबसे खतरनाक टाइप का मलेरिया होता है। तीसरा होता है चतुर्थ मलेरिया जो प्लाज्मोडियम मलेरियाई से होता है। और चौथा होता है, लास्ट होता है माइल्ड यानी कि हल्का तृतीयक मलेरिया
जो प्लाज्मोडियम ओवेल से होता है। ये 4 प्रकार का होता है। सुदम तृतीयक मलेरिया जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, दुर्दम तृतीयक मलेरिया जो प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम से होता है, और चतुर्थ मलेरिया जो प्लाज्मोडियम मलेरियाई से होता है, और हल्का यानी कि माइल्ड तृतीयक मलेरिया जो प्लाज्मोडियम ओवेल से होता है। अब इसकी सबसे पहले मलेरिया रोग के हमें लक्षण पता होने चाहिए। वो आपसे क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है कि मलेरिया से आप क्या समझते हैं, मलेरिया के लक्षणों के बारे में लिखिए, या मलेरिया रोग किस परजीवी से होता है, मलेरिया रोग का जीवन चक्र लिखिए, मलेरिया रोग उत्पन्न करने वाले परजीवी का जीवन चक्र लिखिए, उसकी रोकथाम के उपाय, उसकी दवाई, कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे। तो जो मलेरिया रोग के लक्षण हैं, रोग के लक्षण, जो रोग का सबसे पहला लक्षण है वो होता है कपकपी के साथ, कपकपी के साथ ठंड लगती है, कपकपी के साथ तेज बुखार। और जो कपकपी के साथ तेज बुखार होता है उसमें 3 अवस्थाएं होती हैं। ये ए, बी और सी 3 अवस्थाएं होती हैं इसमें। पहला, सबसे पहले कपकपी आना यानी कि कपकपी अवस्था। दूसरा, कपकपी आने के बाद जिसे हम ठिठुरन बोलते हैं, फिर आता है गर्म अवस्था यानी कि बुखार आना। और जो इसके बाद अवस्था आती है फिर है तेज पसीना तथा बुखार कम होना, बुखार का कम होना। तो पहला जो लक्षण है वो कपकपी के साथ तेज बुखार है, तो पहले कपकपी आती है, फिर गर्म अवस्था बुखार होता है, फिर तेज अवस्था तेज पसीना आएगा, और तेज पसीने के बाद बुखार थोड़ा सा कम होता है। इसके बाद दूसरा लक्षण है वो है जी मिचलाना। जी मिचलाना का मतलब नौसिया बोलते हैं। इसके अलावा उल्टी आना, इसके अलावा सर और पैर में दर्द, कमजोरी आदि इसके लक्षण होते हैं। इसके बाद प्लाज्मोडियम का जो जीवन चक्र है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो प्लाज्मोडियम का जो जीवन चक्र है वो 2 जगह पूर्ण होता है। एक फीमेल एनोफिलीज में जो सेकेंडरी होस्ट है, और एक मनुष्य में। अब जो मनुष्य है उसके लिए जो संक्रामक अवस्था होती है उसकी वो स्पोरोजॉइट होते हैं, जबकि फीमेल एनोफिलीज के लिए जो अवस्था होती है उन्हें बोलते हैं गैमेटोसाइट। अब जो स्पोरोजॉइट होते हैं वो लगभग 2 लाख की संख्या में फीमेल एनोफिलीज जो संक्रमित होती है उसकी लार ग्रंथियों में 2 लाख के करीब स्पोरोजॉइट उपस्थित होते हैं, और ये स्पोरोजॉइट मनुष्य में, जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसमें मनुष्य में डाल दिए जाते हैं। जब कोई संक्रमित मादा एनोफिलीज जिसकी लार ग्रंथियों में स्पोरोजॉइट अवस्था उपस्थित होती है, तो अगर वो किसी स्वस्थ मनुष्य को काटती है तो उसकी जो स्पोरोजॉइट्स होते हैं वो मनुष्य में पहुंच जाते हैं, में स्पोरोजॉइट्स उसके ब्लड में पहुंचते हैं, और फीमेल एनोफिलीज की लार ग्रंथियों में स्पोरोजॉइट होते हैं, और जब ये कोई मक्खी किसी मनुष्य को काटती है यानी कि बाइट करती है, तो इसके काटने से मनुष्य में जो स्पोरोजॉइट है वो उसके ब्लड में पहुंच जाते हैं, और यहाँ से ये सबसे पहले लीवर में यानी कि यकृत में पहुंचते हैं, और यकृत की सेल में हिपैटोसाइट्स में पहुंचते हैं,
यहां पर ये अलैंगिक जनन करते हैं। और यहां पर ये अलैंगिक जनन करके अपनी संख्या बढ़ाते हैं और यहां पर ये मीरोजॉइट्स का निर्माण करते हैं और ये मीरोजॉइट्स ब्लड में छोड़ दिए जाते हैं। यहां से ये आरबीसी में यानी कि लाल रक्त कणिकाओं में प्रवेश करते हैं, क्योंकि मनुष्य में दो अंग, दो पार्ट्स ज्यादा प्रभावित होते हैं, एक तो लीवर और एक आरबीसी। और आरबीसी में फिर इनमें एसेक्सुअल साइकिल होता है यानी कि अलैंगिक चक्र होता है। और अब ये यहां पर जो आरबीसी है वो रप्चर होती है, फटती है, जिससे हीमोजॉइन ग्रैन्यूल्स रिलीज होते हैं ब्लड में और ये कपकपी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, बुखार के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जो उसके हर 3 से 4 दिन बाद लक्षण प्रकट होते हैं। इसके बाद जो आरबीसी है, आरबीसी के अंदर गैमेटोसाइट्स बनकर बाहर निकलते हैं और ये गैमेटोसाइट्स 2 प्रकार के होते हैं, बड़े वाले मैक्रोगैमेटोसाइट्स और छोटे वाले माइक्रोगैमेटोसाइट। जब भी कोई फीमेल एनोफिलीज ऐसे मनुष्य को रक्त चूसती है जिसके अंदर ये माइक्रोगैमेटोसाइट और मैक्रोगैमेटोसाइट है, तो उसकी सहायता से ये मक्खी में ट्रांसफर हो जाते हैं, सॉरी फीमेल एनोफिलीज में ट्रांसफर हो गए और यहां पर अब ये लैंगिक जनन होगा। और लैंगिक जनन में ये जो मैक्रोगैमेटोसाइट है और माइक्रोगैमेटोसाइट्स हैं, ये 2 प्रकार के गैमेट्स बनाएंगे, माइक्रोगैमेट्स यानी कि छोटे युग्मक और मैक्रोगैमेट्स। ये माइक्रोगैमेट्स और मैक्रोगैमेट्स फ्यूज होते हैं यानी कि इनका संलयन होता है और इसको बोलते हैं निषेचन या सिनगैमी और इससे बनता है जायगोट यानी कि युग्मनज। जायगोट में अब आगे विकास होता है और आगे विकास होकर ये स्पोरोजॉइट में कन्वर्ट होते हैं और ये स्पोरोजॉइट फीमेल की सलाइवरी ग्लैंड्स में पहुंच जाते हैं और अब ये दोबारा से संक्रमण के लिए तैयार हो जाते हैं और ये किसी स्वस्थ मनुष्य को जब काटेंगे तो ये स्पोरोजॉइट्स उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो मनुष्य के लिए जो संक्रामक अवस्था है वो स्पोरोजॉइट है, जबकि इसके लिए गैमेटोसाइट होती है। जब कोई संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर किसी स्वस्थ मनुष्य को काटती है तो उसकी लार ग्रंथियों में उपस्थित स्पोरोजॉइट्स उसकी लार के साथ मनुष्य के रक्त में पहुंच जाते हैं, यहाँ से ये लीवर में पहुंचते हैं, लीवर में अलैंगिक जनन करते हैं, वहाँ पर ये मीरोजॉइट्स का निर्माण करते हैं, वो ब्लड में छोड़ दिए जाते हैं, ये आरबीसी में पहुंचते हैं, आरबीसी में एसेक्सुअल साइकिल वो फटती है, हीमोजॉइन ग्रैन्यूल्स निकलते हैं जिसके कारण इसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं। इसके बाद आरबीसी में गैमेटोसाइट्स बनते हैं, माइक्रोगैमेटोसाइट और माइक्रोगैमेटोसाइट्स। जब कोई फीमेल एनोफिलीज ऐसे व्यक्ति का रक्त चूसती है जिसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं अवस्थाएं, तो वो इसके रक्त में पहुंच जाते हैं, ब्लड में पहुंचते हैं, इसके साथ मील के साथ एनोफिलीज में यहाँ पर ये लैंगिक जनन करेंगे और माइक्रोगैमेट्स और मैक्रोगैमेट्स बनाएंगे। इनके संलयन से, फ्यूजन से, निषेचन से जायगोट युग्मनज बनता है जिसमें आगे विकास होने से स्पोरोजॉइट बनते हैं और स्पोरोजॉइट जो होते हैं वो अब वहाँ उसकी फीमेल एनोफिलीज की लार ग्रंथि पहुंच जाते हैं और अब ये दोबारा से संक्रमित करने के लिए तैयार होती है और जब भी ये किसी स्वस्थ मनुष्य को काटेगी तो ये स्पोरोजॉइट उसके अंदर ट्रांसफर कर देगी। अब मलेरिया का जो उपचार है उस उपचार में जो मनुष्य में उपचार के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट दवाई है वो कुनैन होती है और कुनैन जो होती है वो सिनकोना प्लांट्स की बाग से प्राप्त की जाती है। इसके अलावा अनेक दवाइयाँ और हैं जो मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज होती है, जैसे क्लोरोक्विन, जो अलग अलग नाम से आई जाती है, और
मैफ्लोक्विन और सबसे पहले कुनैन। और अनेक दवाई हैं जो मनुष्य में यूज होती है। वो आपसे पूछ लेगा 2 दवाइयों के नाम लिखिए जो मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। इसके बाद जो हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है अमीबियोपेचिस यानी कि अमीबिएसिस यानी कि अमातिसार। अमीबिएसिस और इसको अमीबिक डिसेंट्री भी बोलते हैं। तो अमीबिक डिसेंट्री जो डिजीज है वो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से होती है। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका एक प्रोटोजोन पैरासाइट होता है और ये अमीबिक डिसेंट्री उत्पन्न करता है मनुष्य में और ये लार्ज इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन है। लार्ज इंटेस्टाइन का संक्रमण है ये मोनोजेनेटिक परजीवी है अर्थात एक पोषदीय परजीवी है अर्थात इसका जीवन चक्र एक पोषक में पूर्ण होता है और वो पोषक कौन होता है? मनुष्य होता है। तो अमीबिक डिसेंट्री यानी कि अमीबिएसिस लार्ज इंटेस्टाइन का संक्रमण होता है, इन्फेक्शन होता है। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के द्वारा होता है जो एक मोनोजेनेटिक यानी कि एक पोषदीय परजीवी है और ये जलजन्य रोग है। जलजन्य यानी कि ये वाटर बॉर्न डिजीज है, जलजन्य रोग है, वाटर बॉर्न डिजीज है। और इसका जो संक्रमण होता है वो खाद्य पदार्थों के और जल के द्वारा होता है और मानव मल से संदूषित होने पर इसका जो सोर्स है वो है मानव मल से संक्रमित या कंटैमिनेटेड हुआ जल या कोई भी जो खाद्य पदार्थ होते हैं जब वो मानव मल से जो मानव मल में उपस्थित जो इसके रोगाणु के एग्स से संक्रमण हो जाता है तब उस पानी से या उस खाद्य पदार्थों से मनुष्य में रोग होता है। और जो घरेलू मक्खी होती है हाउस फ्लाई वो इस रोग के संक्रमण में सहायता करती है। अनुपराज सिंघानिया। अब जो ये इन्फेक्शन होता है वो मल मुख मार्ग यानी कि फीको ओरल पैसेज से होता है यानी कि जो मल मुख मार्ग है उसमें से इसका इन्फेक्शन होता है और घरेलू मक्खी इसके संक्रमण में सहायता करती है। और इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो नंबर 1 है इसके लक्षण जो हैं। जो सबसे पहला लक्षण है इसका तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि अमीबिएसिस से आप क्या समझते हैं, इसके 2 प्रमुख लक्षणों के बारे में लिखिए या कुछ भी वो आपसे इसके अंदर का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहला है अतिसार, डायरिया बोलते हैं इसको।
स्टूल का पतली फॉर्म में बाहर आना, बार बार फ्रीक्वेंटली आना। दूसरा, पेट दर्द हो सकता है। तीसरा, क्रैम्प हो सकते हैं, यानी कि जिसे हम मरोड़ बोलते हैं आम भाषा में, क्रैम्प्स। चौथा जो इसमें सिम्टम हो सकता है वो है बुखार। पांचवा, मल के साथ श्लेष्म यानी कि म्यूकस का आना। इसके अलावा घातक स्थितियों में या इन्फेक्शन के ज़्यादा होने से, संक्रमण के ज़्यादा होने से लीवर यानी कि यकृत पर भी प्रभाव पड़ता है। तो अमातिसार यानी कि अमीबियासिस एक ऐसी डिजीज है जो एंटमीबा हिस्टोलाइटिका से होती है, जो प्रोटोजोन है, ये प्रोटोजोआ होता है। और ये लार्ज इंटेस्टाइन का संक्रमण होता है। एंटमीबा हिस्टोलाइटिका मोनोजेनेटिक है, यानी कि एक पोषादीय परजीवी होता है, और ये एक वाटर बॉर्न यानी कि जलजन्य डिजीज है। मानव मल से दूषित जल या खाद्य पदार्थों के दूषित होने से ये रोग फैलता है। घरेलू मक्खी जो होती है वो इसमें संक्रमण में हेल्प करती है, और उसका जो पैसेज है वो है मल मुख मार्ग यानी कि फीको ओरल पैसेज। लक्षण अतिसार, पेट दर्द, मरोड़ और क्रैम्प्स जिसे बोलते हैं बुखार, और मल के साथ श्लेष्म यानी कि म्यूकस का आना, और एक्सट्रीम कंडीशन में या घातक अवस्था में या इन्फेक्शन के ज़्यादा होने पर यकृत यानी कि लीवर भी संक्रमित हो जाता है। म्यूकस, ललिता बेटा, म्यूकस जो होता है, श्लेष्म जो हमारी फूड के पैसेज होते हैं और जो रेस्पिरेटरी पैसेज होते हैं, वहाँ पर एक म्यूकोपॉलीसेकेराइड सिक्रीट होता है जिसे हम म्यूकस कहते हैं। और म्यूकस का बेसिक काम क्या होता है कि चीज़ों को स्मूथ बनाना। जैसे अब म्यूकस बैक्टीरिया या कोई पैथोजन को ट्रैप करने में हेल्प करता है। जो सीलिया होते हैं उसको प्रोपेल करके बाहर निकालने में, यानी कि सीलिया उसको चलाकर बाहर निकालने में काम करते हैं। तो ज़्यादातर रेस्पिरेटरी पैसेज में, श्वसन पैसेज में, और जो डाइजेस्टिव प्रोसेस होते हैं, पाचक जो प्रोसेस है, पैसेज है, उसके अंदर म्यूकस सिक्रीट की जाती है, जिससे जो वेस्ट मटेरियल है या डस्ट है या जो पैथोजेंस है, बैक्टीरिया है, उन सबको चिपकाकर उनको बॉडी से बाहर निकाला जा सके। अब इसके बाद जो हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है हाथी पांव या फाइलेरिएसिस। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन जितने भी अब ये डिजीज़ चल रही हैं ये बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं आती हैं, इसलिए हम इसको बहुत डिटेल में ना पढ़कर इसके बारे में जो क्वेश्चन जिस तरह से आता है हम उसी के बारे में, जितना क्वेश्चन आता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब जो डिजीज़ है वो है हाथी पांव। या फाइलेरिएसिस। फाइलेरिएसिस, इसको हाथी पांव इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें, इस इन्फेक्शन में जो लिम्फ वेसल्स होती हैं वो ज़्यादा संक्रमित होती हैं, और इन्फेक्शन होने से लिम्फ वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, और जो लिम्फ पैसेज है, वेसल्स हैं, उनमें ब्लॉकेज होने के कारण वो एक जगह लिम्फ इकट्ठा हो जाता है, जिससे वो पार्ट जिसमें इकट्ठा हुआ है, जो बेसिकली हाथ या पैर होते हैं या स्क्रोटम होता है या ब्रेस्ट होते हैं फीमेल्स में, उन पार्ट्स में लिम्फ ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, और वो पैर या हाथ या जो भी हिस्सा होता है वो ज़्यादा फूल जाता है। इसलिए पैर जैसे हाथ फूला तो वो हाथी की तरह बड़ा हो गया, चौड़ा हो गया, इसलिए उसको हाथी पांव बोलते हैं। फाइलेरिएसिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि फ्लेरिया ही से होता है, और ये एक निमेटोड परजीवी से होता है।
निमेटोड परजीवी होता है जिसका नाम होता है वुचेरिया बैनक्रॉफ्टाई। वुचेरिया बैनक्रॉफ्टाई से ये डिजीज होती है और ये एक निमेटोड परजीवी है जिसे सामान्य भाषा में राउंड वॉर्म्स भी कहते हैं और ये मुख्य रूप से लिम्फ वेसल्स का संक्रमण है। तो निमेटोड परजीवी वुचेरिया बैनक्रॉफ्टाई से होता है और ये लिम्फ वेसल्स का संक्रमण होता है। जिस प्रकार से ब्लड वेसल्स होती हैं इसी प्रकार से लिम्फ वेसल्स होती हैं और उन लिम्फ वेसल्स का ये संक्रमण होता है। अब जो ये डिजीज होती है उसमें प्रायः लसिका वाहिनियों में, पेशी ऊतक में, इसके साथ साथ ये पेशी ऊतक में भी प्रेजेंट हो सकता है, यानी कि मसल्स में, यानी कि मस्कुलर टिश्यू में। इसके बाद ये जो है लसिका ग्रंथियों में भी प्रेजेंट हो सकता है। लेकिन मुख्यतः ये लिम्फ वेसल्स में ही होता है, लिम्फ वाहिकाओं में होता है। अब ये जो डिजीज है उसको क्यूलेक्स मच्छर एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में ट्रांसफर करता है। जिस प्रकार से मलेरिया रोग, नूपराज सिंगारिया, क्या होता है? लिम्फ वेसल। जिस प्रकार से हमारे अंदर ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए ब्लड वेसल्स होती हैं जो 5 प्रकार की होती हैं, आर्टरी, आर्ट्रियोल, कैपिलरीज, वेन्यूल, वेन्स, यानी कि धमनी और शिरा, और कैपिलरीज जो होती हैं बेसिकली। उसी प्रकार से हमारी बॉडी में लिम्फ को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, लिम्फ को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए लिम्फ वेसल्स होती है, लसिका वाहिनी बोलते हैं। लिम्फ जो होता है वो ये काम करता है कि जहां पर ब्लड नहीं पहुंच पाता वहां लिम्फ पहुंचता है और भी अनेक काम करता है। तो लिम्फ के लिए जो वेसल्स प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में वो लिम्फ वेसल्स कहलाती हैं। और लिम्फ वास्तव में होता क्या है? एक छना हुआ ब्लड होता है और छने हुए ब्लड होने के बाद जब वो ब्लड वेसल से बाहर आ जाता है तो वो टिश्यू फ्लूइड कहलाता है, यानी कि ऊतक तरल कहलाता है और इसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी बोलते हैं। और ये टिश्यू फ्लूइड जो होता है सेल्स के बीच में होता है और सेल्स के बीच में होने पर जो मटेरियल्स होते हैं वो पहले टिश्यू फ्लूइड में आते हैं और टिश्यू फ्लूइड से सेल्स में जाते हैं और सेल से टिश्यू फ्लूइड में, टिश्यू फ्लूइड से जहां पर वो जाने होते हैं, यानी कि टिश्यू फ्लूइड जो होता है वो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में सहायता करता है। और जहां से ये टिश्यू फ्लूइड जब ये बन जाता है तो उसके बाद ये वेसल्स में आ जाता है इसको वापस करने के लिए। जब ये वापस करने के लिए वेसल्स में आता है तो उन विशेष वेसल्स को हम लिम्फ वेसल्स बोलते हैं। और जो अब ये फ्लूइड है जो इस वेसल्स में आ गया है, अब इसको हम लिम्फ बोलेंगे। वास्तव में लिम्फ होता क्या है कि ब्लड था, पहले रुधिर था, ब्लड छनने के बाद क्या बना? टिश्यू फ्लूइड बना और टिश्यू फ्लूइड जब वापस बैक जाने के लिए वेसल्स में पहुंचा तो अब ये वेसल्स कहलाती है लिम्फ वेसल्स। और जो टिश्यू फ्लूइड था अब वो वेसल्स में क्या कहलाएगा? लिम्फ कहलाएगा। और ये लिम्फ वापस वेसल्स की सहायता से ब्लड में पहुंच जाएगा और ये ब्लड में दोबारा से ब्लड बना लेगा। तो लिम्फ को ले जाने के लिए जो वेसल्स हमारी बॉडी में होंगी, जिस प्रकार से ब्लड वेसल्स होती है, उन्हें हम लिम्फ वेसल्स कहते हैं। इसके बाद तो क्यूलेक्स मच्छर इसको एक संक्रमित मनुष्य से दूसरे स्वस्थ मनुष्य में पहुंचाने का काम करता है। और ये मच्छर जब रक्त चूसते हैं तो ये माइक्रोफिलेरियाई को ब्लड में ट्रांसफर कर देते हैं। और जो क्यूलेक्स मच्छर है वो माइक्रोफिलेरियाई को मनुष्य के ब्लड में ट्रांसफर कर देता है और मनुष्य के शरीर में ये यहाँ से ये लिम्फ वेसल्स में पहुँच जाती है।
और वहाँ जाकर ये इन्फेक्शन करती हैं। मनुष्य में जो इन्फेक्शन होता है वो बेसिकली कहाँ कहाँ होता है संक्रमण? एक तो पैरों में अथवा हाथों में, उनकी लिम्फ वेसल्स में होता है, स्क्रोटम में, यानी कि वृषण कोश बोलते हैं इनको, जो टेस्टीज होते हैं, वृषण होते हैं, वो एक सैक में प्रेजेंट होते हैं, बॉडी के बाहर से वृषण कोश बोलते हैं। और फीमेल में स्तन ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो ये मेन एरिया है, मेन ऑर्गन्स है जहाँ पर ये इन्फेक्शन करता है, हाथों में, पैरों में, स्क्रोटम में और स्तन में। और यहाँ पर ये लिम्फ वेसल्स में पहुँच जाते हैं और लिम्फ वेसल्स में पहुँचने के बाद वहाँ पर इकट्ठा होकर ये लिम्फ के वेसल्स को जो फ्लो होता है लिम्फ का, उसको हम जो वेसल्स में फ्लो होता है वो रुक जाता है। ललिता बेटे, जो टॉपिक से रिलेटेड बात होती है वो बताता हूँ, लेकिन अगर मैं सारी ही चीज़ें बताने लगूंगा तो जो टॉपिक हमने आपको लिख कर दे रखे हैं पहले से कि आज हम ये टॉपिक पढ़ाएंगे, वो पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि ये क्रैश कोर्स है। इसलिए फिर भी जितनी कोशिश होती है मैं बताने की कोशिश करता हूँ, चूँकि इतने समय में जो हमने आपको टॉपिक दे रखे हैं वो पूरे नहीं होंगे। अब संक्रमण में जो इसके सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, वो लक्षण है एक तो बुखार और लिम्फ गांठों में सूजन। इसके अलावा माइक्रोफिलेरियाई जो होते हैं वो जब वेसल्स में इकट्ठे हो जाते हैं तो इकट्ठा होने के बाद वो अब ब्लड का, लिम्फ का जो फ्लो है उसको रोक देते हैं और जिससे वो इकट्ठा हो जाता है और वो एक जगह ओडीमा बोलते हैं इसको, फूलने को, और वो इकट्ठे हो जाते हैं और वो फूल जाता है। तो फाइलेरियोसिस, हाथी पांव आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हाथी पांव या फाइलेरियोसिस से आप क्या समझते हैं, ये किससे होता है? ये निमेटोड परजीवी वुचेरिया बैनकॉफ्टाई से होता है। बेसिकली लिम्फ वेसल्स का संक्रमण है और इसके अलावा ये पेशी ऊतक और लसिका ग्रंथियों में पाया जाता है। क्यूलेक्स मच्छर इसको ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरी जगह तक, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में, और ये रक्त चूसते समय माइक्रोफिलेरिया को ब्लड में डाल देता है, यहाँ से वो लिम्फ वेसल से पहुँच जाते हैं। संक्रमण मुख्य रूप से हाथों में, पैरों में, स्क्रोटम में और स्तनों में होता है बेसिकली, और वहाँ पर जो लिम्फ वेसल्स होती हैं वहाँ पर फ्लो रुक जाने से, इकट्ठा हो जाने के कारण उनका फ्लो रुक जाता है जिससे वो फूल जाते हैं और जो ऑर्गन्स होते हैं वो फूल जाते हैं। लक्षण में सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण यही है कि लिम्फ वेसल्स इकट्ठा, लिम्फ वेसल्स के अवरुद्ध होने के कारण वहाँ पर जो ऑर्गन्स होते हैं वो फूल जाते हैं और वो बड़े हो जाते हैं। अब हम जो कल टॉपिक पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, इम्यून सिस्टम के बारे में, प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में। तो आप उसको पढ़ के रखेंगे और पढ़ के रखने के साथ आप जितने भी उसके डाउट्स हैं वो याद रखेंगे, पूछ लेंगे। मैं भी आपको थोड़ा से बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन टॉपिक से रिलेटेड ही बातें पूछना है। लेकिन टॉपिक से रिलेटेड बातें भी सबकी नहीं बताई सकती क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, तो जो मेन लिया जा सकता है वो बताई जाती है। तो आप कल जो टॉपिक पढ़ कर रखेंगे वो इम्यून सिस्टम है और इम्यून सिस्टम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप उसको डिटेल में पूरे पढ़ कर रखेंगे टॉपिक, जो आपके पास पता चल रहा है कि टॉपिक ये जब कल पढ़ाया जाएगा तो इम्यून सिस्टम के बारे में जो बेसिक नॉलेज है हम उसके बारे में पढ़ेंगे।